विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग से भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। नमस्कार दर्शकों, मैं अदिति सिन्हा आप सभी का हमारे कार्यक्रम मंथन में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार आपको उन सरकारी योजनाओं से जोड़ने की कोशिश करते रहे हैं जो मोदी सरकार लेकर आई है नए भारत के निर्माण के लिए। एक बार फिर से हम कई योजनाओं पर बात करने जा रहे हैं और इन योजनाओं पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में दो गेस्ट भी मौजूद हैं। सबसे पहले हैं संजीव कुमार जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। वहीं दूसरे हैं हमारे बीच विनोद कुमार जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। दर्शकों, अब आगे बढ़ते हैं और इन दोनों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कई योजनाओं से जुड़े हुए सवाल इनसे पूछते हैं और उन योजनाओं पर हम अपनी तरफ से चर्चा करते हैं कि किस तरह से वो योजनाएं नए भारत के निर्माण में कारगर साबित हो रही हैं। सबसे पहले शुरुआत आज हम स्वच्छ भारत अभियान से करेंगे, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश भर में स्वच्छता लाने का काम किया जा रहा है। तो सबसे पहला सवाल मेरा होगा संजीव कुमार जी से कि किस तरह से देश भर में स्वच्छ भारत अभियान काम कर रहा है। इस अभियान के अंतर्गत किस तरह से पूरे देश को साफ किया गया है और ये अभियान कितना कारगर साबित होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, आप देखें कि गाँव में भी अब लोग जागरूक हो गए हैं, खुले में शौच नहीं कर रहे हैं। कभी कहा जाता था, मुझे याद है कि वो 90 का दशक था, इंडिया टुडे में तवलीन सिंह ने एक आर्टिकल लिखा था और उसने बताया था कि कैसे वो ट्रेन से सफ़र कर रही हैं और जहाँ तक उनकी सुबह में नज़र जाती थी वहाँ पर लोग लोटा लेकर बैठे रहते थे। अब वो दृश्य नहीं जी। अब ये बदलते भारत हम दिख रहे हैं, लोग भी जागरूक हो रहे हैं। सड़कों पर अभी आप देखिए कि पटना में कई जगह लोग इसी तरह कूड़ा फेंक देते थे, लेकिन अब सरकार भी सख्त है, लोग भी जागरूक हैं। लोग मना करते हैं कि यहाँ पे कूड़ा मत फेंकिए। कूड़ा का जो उठाने वाला आता है, कभी आप कल्पना कर सकते थे 15 साल 20 साल पहले कि कूड़ा उठाने के लिए भी लोग आएंगे और उस पॉकेट में आप कूड़ा डालिए, आपको ले जाएंगे। खर्च भी क्या है, 1 रुपया रोज़ देना पड़ता है इस काम के लिए। तो ये बदलते भारत का, स्वच्छ भारत का की तस्वीर देखने को मिल रही है। छोटे बच्चे भी बोलते हैं, अगर उनके पिताजी इधर उधर पान फेंकते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पर फेंकेंगे तो स्वच्छ भारत कैसे बनेगा। ये सिर्फ मतलब भूतल पर ही आप नहीं देखिए, नदियों में भी देखिए कि कैसे बदलाव आ रहे हैं। बहुत दिनों बाद मेरे एक वरिष्ठ है, मित्रवत हमसे हैं, वो आए थे पटना, तो उन्होंने कहा कि मैं मीतन घाट से पैदल सोचा कि मैं चला आता हूँ बदरघाट। जी। तो उन्होंने कहा कि गंगा की नदी, गंगा का जो जल है वो स्वच्छ हो गया है। तो ये जो बदलाव आए हैं ये स्वच्छ भारत के तहत है और कहा जाता है कि स्वच्छता में ही देवत्व का निवास होता है। जहाँ स्वच्छ वातावरण रहेगा वहीं भगवान आएंगे, भगवान यानी वहाँ समृद्धि आएगी। तो ये अब देखने को मिल रहा है। जी, जैसा कि संजीव जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अब गंगा के घाटों पर भी बहुत साफ सफाई है। कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि गंगा का घाट भी इतना साफ रहेगा। वो गंगा जिसे हम पूजते हैं, जिसे हम माता मानते हैं, उस गंगा को हमने गंदा करके रखा था। उस गंगा के साफ होने की भी हम कल्पना नहीं कर पा रहे थे। तो मेरा दूसरा सवाल विनोद जी आपसे होगा कि ये जो नमामि गंगे योजना चलाया गया है और इस नमामि गंगे योजना के तहत घाटों को साफ किया गया है, तो क्या सारे तरह से घाट साफ हुए हैं और ये योजना जो है वो कारगर साबित हो रही है? दर्शकों को कृपया बताएं आप। मेरी आयु 57 वर्ष है जी। और लगभग 40 वर्षों से गंगा घाटों पर, गांव भी मेरा गंगा के किनारे ही है जी। मैं पहले का तो देख रहा हूं, परंतु जब से ये नमामि गंगे और मोदी जी सहित प्रदेश के अंदर भी जो कार्यक्रम चले हैं, अभी पिछले जो अर्ध कुंभ लगा प्रयागराज में, मैं अपने परिवार के साथ वहाँ था, मेरी माता जी भी वहीं थी। तो प्रयाग के घाटों पर कल्पना नहीं की जा सकती थी कि उसका जल ऐसे लोग आचमन करें या पिएं, परंतु उसकी शुद्धि इस प्रकार की थी कि स्वयं मेरी माता जी वहाँ पर 15 दिन तक रहीं और वो प्रत्येक दिन यही कहती थी कि मुझे गंगा का जल ही पात्र में दो, और वो खूब पीती रहीं। और वो पहले रुकना था उनको 4 दिन 3 दिन ऐसा था, बाद में बोली कि बहुत सुपाच्य है ये जल, और वो वहाँ रुकी और हम लोगों को भी रुकना पड़ा। अब ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ये जागरूकता आई है
समग्र गंगा संगठन के द्वारा भी संपूर्ण भारत के अंदर जागरण अभियान गंगा के किनारे चल रहा है। जैविक के कॉरिडोर भी बन रहे हैं। उसके साथ में जितनी नालियां थी, खास करके सबसे बड़ा उदाहरण कानपुर का था, जी जी, जहां पूरे कचरे उसमें, लेदर इंडस्ट्री की सारी कचरे उसमें गिरते थे। कल्पना नहीं की जा सकती थी कि शायद गंगा साफ होगी, लेकिन लोग कहते हैं कि कभी टेम्स नदियों में दुर्गंध आता था और वहाँ के लोग जो उसको पानी मानते थे, फिर भी वो टेम्स की सफाई जब हुई तो लोग उदाहरण देते थे। आज वास्तव में हम लोग गंगा उदाहरण बन रही है और मुझे लगता है कि नमामि गंगे के माध्यम से ये जो जगह जगह सब घाट का निर्माण हुआ है, गंगा आरती के माध्यम से जो जागरण हो रहा है, एक संकल्प लोग ले रहे हैं, उसका बड़ा परिणाम हुआ है। गंगा नमामि जो है वो सफलता की ओर है। जी जी, जैसा कि विनोद जी ने बताया कि नमामि गंगे योजना जो है वो सफल होता दिख रहा है और काफ़ी हद तक सफल हुआ भी है। ये तो देखने वाली चीज़ है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, जैसा कि विनोद जी ने बोला। और सच में ये दिख रहा है कि गंगा घाट बहुत स्वच्छ रह रहा है, बहुत साफ रह रहा है। लोग भी अपनी तरफ से ये पहल कर रहे हैं कि वो गंगा पर किसी तरह की गंदगी ना फैलाएं। अब गंगा का पानी इतना स्वच्छ है कि हम उसे पी भी सकते हैं। बात गंगा की हो रही है तो हम सागर को कैसे भूल सकते हैं। वैसे में भारत सागर योजना के तहत सरकार ने बंदरगाहों पर ध्यान देने का पूरा काम किया है। तो मेरा दूसरा सवाल संजीव जी से ये होगा कि ये जो भारत सागर योजना है वो किस तरह से काम कर रही है, हमारे दर्शकों को बताएं कि कितनी कारगर साबित हो रही है। देखिए, पहला मैं बताऊं कि इस सरकार में सबसे जो बड़ी उपलब्धि है कि भारतीयकरण किया गया। जी जी, समनो वरुणा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद यही हमारा वायु मार्ग, जल मार्ग, ये नया एम्ब्लेम दिया गया। अब तक जो एम्ब्लेम था वो ब्रिटिशर्स का था। तो ये हम भारत जग रहा है, इसका ये प्रमाण है। कुछ डाटा भी है मेरे पास। जी जी, जरूर। सागरमाला की योजना के तहत 1995 में 777 MTPA का काम था। 2015 में ये बढ़ करके 1911 MTPA हो गया। अनुमान है कि 2025 तक 3000 MTPA हो जाएगा। कभी आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में जितनी भी हमारे कई मित्र हैं जो कि कैप्टन वगैरह हैं, यानी जो शिपिंग कंपनी से जुड़े हुए हैं, वो बताते हैं कि शिपिंग कंपनी का रजिस्ट्रेशन भारत में बहुत कम होता था, विदेशों में ज़्यादा होता था। अब परिस्थितियाँ बदली है, अब विदेशी कंपनियाँ भी भारत में अपना रजिस्ट्रेशन करा रही हैं। तो ये जो बदलाव आया है बंदरगाहों को लेकर के, हम एक नए माने लोग अब भारतीय शिपिंग कंपनी पर भी विश्वास कर रही है। यहाँ के बंदरगाहों की स्थिति बदल रही है। एक ये जो बदलाव आया है ये स्वागत योग्य है। जी जी जी, बहुत अच्छी तरीके से संजीव जी ने डेटा के साथ सब कुछ बताया कि किस तरह से सरकार ने भारत सागर योजना का निर्माण किया और उसके तहत आत्मनिर्भरता, जो मोदी सरकार हर बार बोलती है कि देश आत्मनिर्भर होगा, यहाँ के हर लोग आत्मनिर्भर होंगे, वो दिख रहा है। वैसे में भारत माला योजना का भी निर्माण किया गया, भारत माला परियोजना, जिसके तहत एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। तो किस तरह से, विनोद जी आपसे मेरा सवाल होगा कि एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, ये भारत माला योजना जो है वो किस तरह से काम कर रही है, देश में जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं वो कैसे लाभदायक साबित हो रहे हैं देश की जनता के लिए, दर्शकों को कृपया बताएं। सबसे पहले तो मैं साधुवाद देता हूँ मोदी सरकार को कि इनके प्रत्येक विकास कार्यक्रम का जो नाम है वो बहुत ही सुंदर है। जैसे भारत माला, अब इसको एक्सप्रेस हाईवे भी कोई कह सकते थे। तो वास्तव में भारत माता है और उसको माला के रूप में एक विकास की पुष्प डालना, ये सोच करके इसका नाम भारत माला है। स्वर्णिम चतुर्भुज ये सब पहले से हो रहा है। भारत माला में 550 जिला केंद्रों को 4 लेन से जोड़ने का एक अभियान सा चल रहा है, जो बहुत तेज गति से चल रही है। वास्तव में ये जितने बंदरगाह हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज हैं, इनके साथ को जोड़ते हुए जिला के हर मुख्यालय को जोड़ करके और भारत को निश्चित रूप से एक प्रकार से व्यावसायिक गतिविधि देना, कृषि को गतिविधि देना, जो हमारे जो एरोड्रम है, हवाई अड्डे हैं, उनको जोड़ने का एक महती अभियान है। वैसे आपने अभी कहा कि नए भारत, तो नए भारत के लिए इतना ही कहा जा सकता है कि
आज़ादी के बाद से जो भी सरकारें आई, अब उनकी सोच क्या थी वो हम लोग समझ पाते हैं कि उनके सोच में यही था कि जैसे चलता है वैसे चलता रहेगा। परंतु मोदी जी ने इसको एक नया संकल्प के साथ इसको सोच किया। हमारे गांव में लोग कहते थे कि शरीर में शक्ति कम और गुस्सा ज़्यादा तो ये पिटाने का लक्षण है, और आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा तो उसको बिकने का लक्षण है। तो ये देश के पहले जो रहनुमा थे उनको ये नहीं लग रहा था कि हमको आय का क्या साधन होगा। ये भारतमाला परियोजना के माध्यम से एक एक गांव के बने हुए उत्पाद को आज उसी से लिंक हो रहा है, लोकल टू वोकल। अगर ये अभी मैं पिछले दिनों बेंगलोर से लौट रहा था, रेलवे स्टेशनों पर अभी 2-3 महीनों में मैंने देखा है हर रेलवे स्टेशन पर लोकल एक काउंटर खुला है कि यहाँ का उत्पाद क्या है। वो पूरी कचौरी चाय स्टॉल तो पहले से चल, नए उत्पाद। ये इस बात का द्योतक है कि मोदी जी की सरकार जो है वास्तव में जैसे एक माता पिता चिंतन करते हैं अपने परिवार का, वैसे पूरे भारत का चिंतन करने की दिशा में भारतमाला परियोजना माने समग्रता के साथ विकास का एक उदाहरण है। जी संजीव जी, जैसा कि विनोद जी ने बताया कि पहले भी सरकार रही, पहले की सरकार ने भी योजनाएं तो बनाई, लेकिन वो योजनाएं कारगर क्यों नहीं हुई? आखिर मोदी सरकार ऐसा क्या कर रही है जो नए भारत का निर्माण उनकी योजनाओं के तहत हो पा रहा है, और पहले की सरकार ऐसा क्या नहीं कर पाई कि उनकी योजनाओं के तहत नए भारत का निर्माण नहीं हो पाया? देखिए क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमारी टीम कैसी है और हमारा उद्देश्य कैसा है, हमारी सोच कैसी है, हमारी दूरदृष्टि कैसी है। इन सब चीज़ों पे मतलब लीडर के रहने पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, और साथ ही साथ उनके साथ जो टीम रहती है वो उस पर निर्भर करता है। ये जो वर्तमान सरकार है, इस पे मैं कुछ जो विनोद जी ने जो बातें कही मैं उसके थोड़ा डाटा को के साथ अगर बात करूं तो जब ये सरकार आई थी तो उस समय तक 2 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कें बनती थी। आज वही 33 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बन रही है। अनुमान है कि मार्च 2023 में ये 40 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनने का रफ्तार हो जाएगा हमारे यहाँ। अगर मैं डाटा की बात करूं, एनएच की बात करूं, तो 1950 में इस देश में सिर्फ 4000 किलोमीटर एनएच थी। 2015 में 77,000 किलोमीटर एनएच थी इसका। लेकिन अभी जो हमारा 2000 अभी जिस रफ्तार से सड़क बन रही है वो एक प्रोजेक्शन है कि 2025 तक 1,80,000 किलोमीटर सड़कें हमारी बन जाएंगी। तो ये जो और एक वर्तमान में मैं एक चीज़ और बता दूं कि अभी विश्व रिकॉर्ड सड़क निर्माण में किया गया है। 105 घंटे 33 मिनट यानी 5 दिन से कम में भी 75 किलोमीटर सड़क बनाई गई है। ये विश्व रिकॉर्ड है। इसके पहले कतर के पास था। NH 53 में अमरावती से अकोला तक। तो ये जो सरकार है और जो पूरा समय लगा करके हम लोग देखते हैं कि हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी को ईश्वर इसी तरह ऊर्जा दे। लगातार 2014 से लेकर 2022 तक 8 वर्षों में ना तो विश्राम करते किसी ने देखा और न ही ईश्वर की कृपा से कभी उन्हें सर्दी भी होते किसी ने देखा। और लगातार 18 घंटा काम करना, ये जो आपका सवाल था, मुझे लगता है कि इन्हीं के सतत प्रयास से और साथ में साथ जब लीडर काम करता है तो टीम भी काम करती है और ये अभी जो बदलाव आया है उसका एक बड़ा कारण है। दूसरी बात है ये कि अब जो सड़कें बन रही हैं, हम मतलब जो विनोद जी बता रहे थे कि सड़कें बन रही हैं वो औद्योगिक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए, हमारे विकास की रफ्तार को, साथ ही साथ ये सामरिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण सड़कें बन रही हैं। अब जो 4 लेन हमारी बन रही है वो ऐसी बन रही है जहां पर हम सुखोई विमान भी उतार सकते हैं और इसको टेस्ट भी किया गया है। तो ये जब संकट के समय में हम अपने विमानों को उतारेंगे और सीधे वहां से टैंकर सीमाओं की ओर रवाना होंगे और दुश्मन को कड़ा जवाब देंगे। आज यही कारण है कि 9 दिसंबर को जब तवांग में फिर से चीनी सैनिक ने हड़बड़ी मतलब थोड़ी सी गड़बड़ी की भारतीय सीमा को, जैसे बार बार वो कोशिश करते हैं, तो उन्हें कड़ा प्रतिकार मिला क्योंकि भारत अब तैयार है किसी भी दुश्मन से मुकाबला करने को। जी हाँ दर्शकों, जैसा कि संजीव जी ने बताया, सड़क के बारे में बताया कि सड़क का निर्माण जो है वो देश में
काफ़ी ही बेहतरीन गति से चल रहा है और सड़कों पर जो कहते हैं कि देश की जो नींव होती है, देश के सड़क, देश के बंदरगाह, उसके साथ साथ देश के एयरपोर्ट, उन सब जगहों पर मोदी सरकार ध्यान दे रही है। तो सड़कों से अगर बात की जाए तो गांव और शहरों को भी जोड़ने का पूरा काम किया जा रहा है। वैसे में विनोद जी, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि ये जो ग्राम उदय से भारत उदय जैसा योजना मोदी सरकार लेकर आई है, ये किस तरह से ग्रामों को उदय कर रही है, किस तरह से गांवों का विकास कर रही है, दर्शकों को बताएं। जी, भारत का परिचय ही है गांव का देश जी। और भारत का परिचय अगर संसार के स्तर पर देखें तो ये एक आध्यात्मिक धार्मिक देश है। गांव में आज भी हमारा आबादी ज़्यादा है और इसको समझने के लिए हम ये देख सकते हैं कि गांव के लोग, और एक और कहावत है कि भारत की आत्मा तीर्थों में वास करती है जी। तो गांव के लोग विकास की दृष्टि से कृषि, जीवन यापन, ये तो उनका चलता था, परंतु इस समय मोदी जी ने जितने हमारे तीर्थ हैं जहां गांव का सीधा सीधा लगाव होता है, वो खेती के बाद जो उनके पास समय है वो अध्यात्म की चिंतन में, धर्म की चिंतन में उनका लगता था। लेकिन ये पहली सरकार है। इससे पूर्व की जो सरकारें थीं उस संबंध में मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि उनका मानना ही नहीं था कि रामायण काल और महाभारत काल इसको मिथक मानते थे। इस समय जो भारत के अंदर जो विकास का मॉडल, तीर्थों का जो विकास हुआ, उसमें अयोध्या का सवाल आता है। आज अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम हवाई अड्डे से लेकर के और 4 लेन से लेकर के अभी वहाँ पर एक डाटा मैं आपको दे रहा हूँ कि वहाँ पर अयोध्या के अंदर 740 एकड़ जमीन में पूरे दुनिया के अलग अलग लोगों का वहाँ पर एक स्थान और भारत के हर स्टेट का वहाँ पर एक बन सके ऐसा भवन, और इसको लेकर के उसकी पूरी एक मैपिंग की जा रही है। साथ ही आप अयोध्या को छोड़ दीजिए तो काशी कॉरिडोर बना, अभी सीधे काशी विश्वनाथ से सामने गंगा का दर्शन हो रहा है। आप महाकाल को देखें तो महाकाल में 750 करोड़ की लागत से 108 स्तंभ और 200 मूर्तियां, सड़कें, धर्मशाला, इन सब को जोड़ा गया। सोमनाथ को समुद्र दर्शन योजना के तहत चारों ओर से सड़कें दी गई हैं। आज आप इस प्रकार से देखेंगे तो आप अंबाजी गुजरात के अंदर 7200 करोड़ रुपए की लागत से अभी वहाँ शिलान्यास कुछ हुआ है और बाकी का उद्घाटन हुआ है। देवघर, ये भी बगल का हमारा देवघर है, देवघर में पहली बार हवाई अड्डा से लेकर के और वहाँ 16,800 करोड़ रुपए का शिव गंगा जो वहाँ सरोवर है, तालाब है, उसका जीर्णोद्धार से लेके ये तो गांव और अध्यात्म ये दोनों एक दूसरे की कड़ी हैं और इसको जोड़ने के लिए पहली बार इसी कड़ी में 4 धाम यात्रा, ऑल वेदर रोड, किसी भी मौसम में हम जा सकते हैं। पहले 4 महीना 5 महीना ये 4 धाम मतलब हिमालय के 4 धाम चलते थे, अभी वो सालों भर चल सके ऐसी चिंतन से माननीय प्रधानमंत्री जी इस काम को कर रहे हैं, जिससे ग्राम का भी विकास हो रहा है और तीर्थों का भी हो रहा है। जी, विनोद जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ग्राम का तो विकास कर ही रही है मोदी सरकार, इसके साथ ही जो लोगों की आस्था है उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है, ग्रामीणों की जो आस्था है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो बात हो रही थी गांव के विकास की, तो मेरा सवाल होगा संजीव जी से कि ये सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत किस तरह से जो विधायक हैं वो लोग गोद ले रहे हैं गाँव को और किस तरह से उसका विकास कर रहे हैं, विकास कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं, ये तो मोदी जी की सरकार में ही यानी कि 2014 के बाद जब सरकार आई केंद्र में, तो उसमें ये लिया गया कि आदर्श सांसद ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना ये रखा गया। यानी कि सांसद क्या करते हैं ये आवश्यक नहीं है, सांसद को एक गांव मॉडल के रूप में विकसित करना होगा ताकि लोग देख सके कि हमारा आदर्श ग्राम कैसा होगा। अब आदर्श ग्राम यानी कि अगर हम कहें तो सिर्फ वहाँ पर यही नहीं है कि वहाँ पर सड़कें चली गई और वहाँ पर, यानी कि वहाँ पर सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और विकास का जो भी काम है वो सब कुछ वहाँ दिखना चाहिए। कई बार मेरी चर्चा होती है कई सांसदों से, तो वो बताते हैं कि हम लोग इस पे लगातार काम कर रहे हैं। गिरिराज सिंह जब नवादा में थे तो उन्होंने गाँव को गोद लिया था। अभी पटना के जो सांसद हैं रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने भी एक गाँव को गोद लिया है। तो ये कहने की बात नहीं है, आप उस गांव में जाइए, हो सकता है कि कुछ कमियां रह गई होंगी, लेकिन वहां पर जो बदलाव आए हैं वो दिख रहा है। और उस गांव के कारण भी क्या है, उस गांव के कारण आसपास के गांव पर भी उसका असर दिख रहा है और वो गांव के कारण वहां का पर्यटन बदल रहा है, वहां पर
कई सुविधाएं लोगों को मिलनी शुरू हो गई हैं। जी। तो ये बदलाव आ रहा है, क्योंकि सांसद को पैसे तो मिलते हैं, यानी सांसद अपने अनुशंसा से पैसे खर्च कर सकते हैं, तो वो अपने एक गांव को गोद लेकर के उसको आदर्श बनाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। जी जी, जैसे कि संजीव जी ने बहुत अच्छे से ये बात कही कि जो सांसदों को गोद लेना है गाँव को, और उसके तहत उन्हें गाँव का हर चीज़ विकास पर लाना है, यानी कि बस सड़क या फिर पानी का ध्यान नहीं देना, वहाँ छोटी सी छोटी भी जो दिक्कत है उसको भी सही करना है। जैसे जब हम किसी बच्चे को गोद लेते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, ठीक उसी प्रकार सांसदों को भी उसी तरह से उस गांव की परवरिश करना है, उस गांव में छोटी बड़ी दिक्कतों का ध्यान रखना है। अब बात हो रही है ध्यान रखने की, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम स्वस्थ रहें, तभी हम आगे का भविष्य अच्छा बना सकते हैं, अपने बच्चों का भविष्य अच्छा बना सकते हैं। तो हमारा अब सवाल होगा विनोद जी से कि ये जो आयुष्मान भारत योजना है वो किस तरह से काम कर रही है, और आयुष्मान भारत योजना के तहत जो सरकार करना चाह रही थी, क्या वो कर पा रही है स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ें? बिल्कुल, आयुष्मान भारत के लिए एक कीर्तिमान बना है। इससे पहले ऐसी कोई योजना नहीं थी। आज आयुष्मान से मुझे लगता है कि कोई ऐसा क्षेत्र, ऐसे विधानसभा गांव नहीं है जहां लोग नहीं जुड़े हैं। अनेकों उदाहरण हैं कि जिसके कारण एक गरीब घर का व्यक्ति 4 लाख 5 लाख रुपए तक खर्च करके अपना जीवन बचा रहा है, और ये सर्वत्र दिखाई भी पड़ रहा है। अब एक आयुष्मान स्वास्थ्य से जुड़ा है। मैं आपको मैंने व्यक्तिगत बता रहा हूँ, मैं डायबिटिक हूँ, और ये इससे पहले पिछले 8-10 वर्षों से मैं दवा खा रहा हूँ। पहले मुझे 1400-1500 रुपए के बीच के महीने लग रहे थे, लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जन औषधि को लॉन्च किया, तो ये जब आया तो मुझे लगता है कि पिछले 4 वर्षों से जब हमारे छोटे से ग्रामीण क्षेत्र में भी दुकानें खुली, आज 300 रुपए के महीने में वो 1400 रुपए की दवाइयाँ उपलब्ध हो रही है। आज पहले लोगों को पता नहीं चला, आज कोई भी माने जन औषधि है, पीएम जन औषधि है, वहाँ दिन भर लाइन लगी रहती है। ये जागरण हुआ। साथ में आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखेंगे, कल को हृदय से संबंधित कोई रोग होता था तो उसके लिए विदेश से वो सारी सिस्टम खरीदना पड़ता था। आज जो 2 लाख रुपए में उपलब्ध था, आज 30,000 रुपए में भारत के अंदर वो सारे के सारे वो जो उसके यंत्र हैं वो उपलब्ध हो रहे हैं। इस प्रकार से एम्स का आप देखेंगे, एक एम्स दिल्ली में थी, वहाँ इतनी लाइन लगी रहती थी। आज भारत के स्वयं इस पटना में एम्स है। उदाहरण के लिए आप देश भर में एम्स की नेटवर्क बढ़ी है। तो इस माध्यम से पूरे देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान, प्रधानमंत्री जन औषधि, एम्स, इसका एक बड़ा नेटवर्क खड़ा हुआ है जो बहुत सार्थक है। जी जी, विनोद जी ने बहुत अच्छी बात कही कि एम्स जो है उसकी संख्या बढ़ी है। पहले एम्स के नाम पर हम दिल्ली ही जानते थे कि हमें भाई एम्स जाना है तो हमें दिल्ली जाना है। अभी है जो अपने राज्य में भी हमें एम्स मिल रहा है, हम एम्स में इलाज करा पा रहे हैं। ऐसे में मिशन इंद्रधनुष अभियान भी मोदी सरकार के द्वारा चलाया गया है, तो उसके बारे में संजीव जी से मेरा सवाल होगा कि मिशन इंद्रधनुष अभियान जो है वो किस तरह से काम कर रही है। बीमारियों से लड़ने के लिए जो बच्चों को दवाइयाँ पिलाई जा रही हैं वो किस हद तक पिलाई जा रही है, और वो योजना जो है वो बच्चों को बीमारियों से लड़ने में किस तरह से मजबूत बना रही है। बच्चों में ये कहा जाता था, जो बच्चे थे, कि अमीर लोग के बच्चे ही वो सब खुराकें पी पाते हैं, लेकिन अब हर बच्चे के घर पर दवाई उपलब्ध है, वो खुराक उपलब्ध है, उसका एक कार्ड बनता है। किसी भी आशा दीदी से भी आप कार्ड बनवा सकते हैं और जा कर के समय पर उसको बच्चे को दवाई पिलवा दीजिए। तो ये जो सामान्य बच्चों को भी जोड़ने का जो नेटवर्क है, और उसके साथ ही साथ आप देखिए कि आयुर्वेद के क्षेत्र में भी अब स्वर्ण प्राशन, कभी हम लोग सोचते भी नहीं थे कि आयुर्वेद में भी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए कोई खुराक पिलाई जा सकती है। अभी देखिए कि अब सब लोगों में जागरूक हैं कि स्वर्ण प्राशन पिलाना है, तो ऐसे बच्चों को स्वर्ण प्राशन पिलाया जा रहा है। तो ये एक बड़ा बदलाव आया है। और आप देखिएगा कि बच्चे, पहले जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट थी, शिशु मृत्यु दर, उसमें काफ़ी कमी आई है, और अब स्वस्थ बच्चे हो रहे हैं, और बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान भी दिया जा रहा है। दर्शकों, जैसा कि अभी अभी संजीव जी ने बताया कि जो अमीर गरीब के, सबसे यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ समझने वाली ये है कि जो अमीर गरीब के बीच का दीवार है वो
हद तक खत्म हो चुका है, क्योंकि जो सुविधा पहले बस अमीरों को मिल पाती थी वो अब गरीबों को भी मिल रही है। हर क्षेत्र में वो सुविधा गरीबों को दी जा रही है। इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं और अपने दोनों गेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। संजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वक्त निकालकर हमारे स्टूडियो में आए। दर्शकों, इसी के साथ आशा करती हूँ कि आपको आज का हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा और इसके साथ ही जो कुछ भी योजनाओं के बारे में आपको जानकारी दी गई है उससे या तो आप पहले से लाभ ले रहे होंगे या फिर आगे चलकर लाभान्वित होंगे और नए भारत के निर्माण में आप अपना योगदान देंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। मैं अदिति सिन्हा, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहें डीडी बिहार।